हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप आज अगर 10 लाख रुपए कैश रखे हो तो 10 साल बाद कितना रुपया होगा? आपको नहीं पता है। अगर आपने 10 लाख रुपया कंजर्वेटिव माइंडसेट से कैश रखा है या सेविंग अकाउंट में रखा है और इंडिया का इन्फ्लेशन आपको पता होगा, वो इंडिया का इन्फ्लेशन कितना है? अराउंड 6% इन्फ्लेशन इंडिया में चल रहा है। तो अगर आपका 1 लाख रुपया साल में 6,000 रुपया एडिशन नहीं कर रहा है तो वो आपका परचेजिंग पावर जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो घट करके 94,000 के अराउंड बचा है। ठीक। तो इन्फ्लेशन जैसे दीमक की तरह होता है, आपका वेल्थ इरोड करता है। वेल्थ मतलब आपका पैसा इरोड करता है, मतलब पैसा को के क्षमता को कम करता है नेक्स्ट 10 साल में। अगर आपने कैश में पैसा रखा है और वो पैसा अर्न नहीं कर रहा है, लेट से आपने सेविंग बैंक में पार्क कर दिया 10 लाख रुपए। सेविंग बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है 3.5%। साल का सेविंग बैंक देगी आपको 3,500 रुपये। बट आपके रुपया होना चाहिए कितने? एज पर इन्फ्लेशन 1,06,000 रुपये टोटल, और आपके पास अभी 3,500 के साथ कितने हैं बैंक में? 1,03,500 रुपये। तो इफेक्टिवली आप 2,500 रुपये गंवा चुके हो। ये 3500 अर्न नहीं करे हैं आपने, 2,500 रुपये आप गंवा चुके हो। ठीक है। और ये ओवरनाइट आपको पता नहीं लगेगा। अगर आप 10 साल तक सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो फिर आपको पता लगेगा कि एक्चुअली हमने डेप्रिसिएटिंग एसेट्स में डाल दिया था एज ए सेविंग बैंक अकाउंट। बट वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इतना स्लो है, रेट जो इससे मनी आपका रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, वो बहुत स्लो है। ठीक। इंडिया में 6% इन्फ्लेशन का रेट है, मान जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपया कैश रखा है, 10 साल बाद आपको पता है कितना होंगे? शॉकिंग फिगर है कि 55 लाख रुपए सिर्फ आपके पास बचे होंगे। ऑलमोस्ट 50% पैसा आपका खत्म हो चुका है। पहले हम पिग्गी बैंक में रखते थे पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए, हर एक घर में ये होता था। अभी ये बहुत कम दिखता है मेरे को भी। मैंने अभी जहां तक मेरे रिलेटिव के यहाँ गया हूँ या किसी फ्रेंड्स के पास भी ये पिग्गी बैंक दिखना बंद हो गया है मेरे को। यस, ये ठीक है अगर आपको शॉर्ट टर्म, अगर मंथ के एंड में कुछ परचेज करना है या क्वार्टर के एंड में कुछ परचेज करना है 3 महीने बाद, तो ये ठीक है। अदरवाइज प्लीज पैसा वहां पार्क करें आप जहां पे एटलीस्ट 6% का रिटर्न आता हो। अदरवाइज आप अपना पैसा को धीरे धीरे लॉस कर रहे हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल से, अगर 10 लाख रुपए हमारे पास आज हैं तो 10 साल बाद वो बचेंगे 5 लाख रुपए, 5,58,000 रुपए। 44% हमारा परचेजिंग पावर कॉस्ट क्या होगी? खत्म हो चुकी है। कितना हमारा? 4,41,000 रुपए हमारे पास है नहीं, वो महंगाई में खत्म हो चुका है। 10 साल बाद भी आपको दिखेगा आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ही, लेकिन जो आप परचेज करने जाएंगे उससे जो महंगाई बढ़ा होगा उससे सिर्फ आप 5,58,000 का ही परचेज कर सकते हैं सामान। ठीक है। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे परचेज के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब देखो, आपका पैसा तो बढ़ा नहीं, 10 लाख का 10 लाख है 10 साल बाद, लेकिन जो आप 500 रुपये में परचेज करते थे ग्रॉसरी, वो उस 500 रुपये का नेक्स्ट ईयर कितना दाम हो गया? 30 रुपये बढ़ के 530 रुपया। ठीक है। लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं? 500। तो आपको क्या सामान कम परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में सब कुछ चेंज हो रहा है एक्सेप्ट योर मनी। बिकॉज मनी आपने या तो लो इंटरेस्ट सेविंग बैंक में रखा है या आपने कैश करके रखा हुआ है। ठीक। अभी तो इनकम टैक्स में भी, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में देखोगे तो जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता, पे जो डिडक्शन मिलता था 10,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता था, वो भी न्यू रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो वो भी नहीं मिलता है। तो हम सेविंग बैंक में रखेंगे भी क्यों? नहीं रखेंगे सेविंग बैंक में, मेरे अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट। वो स्लैब रेट से टैक्स होता है। इससे बेटर आप कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करो, आपका कैपिटल गेन 15% और 20% से टैक्स होगा। ठीक है। अब देखो, हमने हमेशा सुना होगा कि अगर आप 1 लाख रुपए आज शेयर मार्केट में रखते हो या म्यूचुअल फंड में रखते हो या गोल्ड में रखते हो तो 7 साल बाद वो डबल हो जाती हैं, या 3 साल बाद शेयर मार्केट में मानते हैं और 7 साल बाद मानते हैं कि गोल्ड भी पैसा आपका डबल कर देता है। तो वैसे ही अगर आपने 50, जैसे अगर आप 3 करोड़ रुपया आज रखो और 10 साल बाद आप देखोगे तो वो पैसा ना सिर्फ इफेक्टिवली 1 करोड़ आपके पास बचा है, वो 3 करोड़ बचा नहीं है। बिकॉज 6% उसका वैल्यू हर साल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये एकदम शांत चोर है जो आपको पता भी नहीं लग रहा है और आपके खजाने से धीरे 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 कर करके पैसा कम कर रहा है। अब 6% साल का है, मतलब 0.5% पर मंथ है। अब आप देख सकते हो कि 0.5% में 0.5% मतलब 1 रुपये में 0.5 पैसा, उतना तो आप काउंट भी नहीं करते होंगे। इस छोटे छोटे इग्नोरेंस से आपको पता है कितना लॉस कर रहे हो हैबिली, ये आपको पता चलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल। तो हमने तो इन्फ्लेशन इतना डिस्कस कर लिया कि ये इन्फ्लेशन होता है। चलिए अब वे फॉरवर्ड तो बताओ कि हमें करना क्या चाहिए। तो बेस्ट थिंग है इक्विटी में इन्वेस्ट करो। इक्विटी में आपको ना पैनिक नहीं करना पड़ेगा। इक्विटी आप मिनिमम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, 10 से 15 साल के लिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आएंगी, उसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन देखो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट आपको ना रिस्की है, ये आपको ना बहुत सारे रिसर्च करके रखना पड़ेंगे, इसलिए बेटर रहेगा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और किसी एक्सपर्ट के थ्रू इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब आते हैं रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी प्राइसेस ठीक है, प्रॉपर्टी प्राइस जो इंडिया में है वो 5 to 6% से बढ़ते हैं, तो आपका पैसा तो एक तरीके से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो रेंटल इनकम है वो इन्फ्लेशन के साथ ही बढ़ता है। तो रेंटल इनकम से आप इन्फ्लेशन कवर कर रहे हो, और जो इन्फ्लेशन जो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के वैल्यू में आता है। अब अगर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को आप देखोगे कि रियल एस्टेट में वो बोलेंगे कि अवॉइड करो, आप शेयर इक्विटी में ज़्यादा पैसा डालो, बट व्हाट आई सजेस्ट कि इक्विटी के इन मतलब आप मान लो कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी और रियल एस्टेट के रिटर्न में 2 से 3% का वेरिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। और रियल एस्टेट ना आपका प्राइड है, बहुत सारे प्रीमियम लोकेशन पे आपके पास रियल एस्टेट बाद में रेंटल ही मिलेगा, ऑन आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट करो, ये बहुत ही अच्छा है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड भी आपको इन्फ्लेशन का एकदम इंश्योरेंस आप समझ लो, गोल्ड का प्राइस बहुत कम नहीं होते हैं। बैंक भी गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती है, तो आपको कभी अगर लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोन गोल्ड के अगेंस्ट भी ले सकते हो। गोल्ड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिजिकल गोल्ड, अगर फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो। गोल्ड ईटीएफ बेसिकली गोल्ड के रेट से ही बैकिंग होती है। एक मैंने वीडियो बनाया है चैनल पे कि आपको गोल्ड कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लीज़ आप वो देखें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गोल्ड ईटीएफ में एक्सपेंसेस कम होते हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं गोल्ड ईटीएफ को लेना, ठीक है। ठीक है। अब देखो, इसका समरी क्या है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे ये लोग आइडल देख रहे हैं इन्फ्लेशन को और पैसा खा रहा है, इनको कोई पता भी नहीं है कि इनका पैसा लॉस मनी कर रहे हैं ये, बिकॉज हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप लो इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में भी रखे हो, वो भी पैसा आपका कम ही कर रहा है दिन दिन पे दिन। अब बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो। बॉन्ड क्या होता है, आप कंपनी को लोन दे रहे हो, तो वहां से आप कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट को ना रियल रिटर्न से देखो, अगर फिक्स डिपॉजिट लेट से 7% ही एफडी में आपका पैसा दे रहा है, बट इन्फ्लेशन 6% आपका इरोड कर रहा है, और तो गेन कितना है 1%। और आपको पता होगा एफडी के इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शंस वगैरह ओल्ड स्कीम में भी नहीं है, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 30% आप टैक्स भी दे रहे हो, तो इफेक्टिवली 0.7% आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, और वो सारा फिक्स डिपॉजिट में रख रहा है। मैंने उसको यही बोला कि आप डाइवर्सिफाई करो, आप सिर्फ शेयर मार्केट में मत रखो, आप सिर्फ रियल एस्टेट में मत रखो, आप सिर्फ गोल्ड में मत रखो। अगर आप तीनों में से किसी एक में रख रहे हो ना, तो आप फिर भी लॉस कर रहे हो। तो आप 30-30%, 20-20%, 20-30-40%, देखो इक्विटी का तो बेस्ट यही होता है कि अगर आप 30 ईयर्स के हो तो आप इन्वेस्ट करो 30, 100 - 30, 70% इन इक्विटी एंड 30% इन डेट फंड। डेट फंड मतलब जैसे लोन देना होता है कि कंपनी आपको देगी ही देगी। देखो, अब इन्फ्लेशन ना हमारे टाइम पे है ना हम मतलब है, ऐसा नहीं है कि ये टेम्परेरली आया है बाद में ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे 2 जनरेशन पहले से आ रहा है, और ये बहुत मतलब 2 जनरेशन क्या मैं बोलूँ कि ये हमारे जब से ये इकोनॉमी का कंसेप्ट ही आया है तब से ही इन्फ्लेशन है। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करेगी, ये परमानेंट थिंग है इन्फ्लेशन, ठीक है। ये एक हिडन टैक्स है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने 12 पहले क्या था, 2.5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट करती थी, मतलब गवर्नमेंट बोलती थी कि 2.5 लाख तक जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो थोड़े गरीब लोग हैं, उनका ना इनकम गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि नेशन के डेवलपमेंट में वो हेल्प कर पाए। लेकिन गवर्नमेंट ने आज क्या 12 लाख तक की इनकम वाले को बोला कि आप गरीब हो। तो अगर आप इफेक्टिवली 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो इंडिया में, फिर भी आप लोअर मिडिल क्लास में ही आ रहे हो। अपर मिडिल क्लास क्या, मिडिल क्लास भी आप नहीं हो। इसलिए आइडल कैश से प्रोडक्टिव एसेट्स को बनाएं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और अपने पैसा को बढ़ाएं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। किसी को भी मनी की अगर समझ नहीं है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर एक वीक में एक वीडियो जरूर लाता हूँ जिससे आपके ना पर्सनल ग्रोथ, आपके मनी के ग्रोथ में हेल्प हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।